दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दोस्तों, जो ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों आज का जो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। दोस्तों कौन सा हुई है? तो ब्राही, खरोष्ठी एवं आरामाइक। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 का। यानी निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो ब्राही लिपि, खरोष्ठी एवं आरामाइक लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 का। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि भारत के प्राचीनतम पंचमार्ड सिक्के प्रमुखतः किस धातु के बने होते थे? किस धातु बने होते थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांदी के बने होते थे। ठीक है, भारत के प्राचीनतम पंचमार्ड सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? चांदी के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका दोस्तों 3 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे तो रंगपुर। दोस्तों याद रखिएगा, अगर बात करेंगे कि कालीबंगा, दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु। ठीक है, अगर बात करेंगे कि राखीगढ़ी कहाँ है दोस्तों, तो हरियाणा में, और रंगपुर दोस्तों ये गुजरात में है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग देखेंगे तो ए का क्या है दोस्तों? ए का 4। ठीक है, तो ए का 4 किसमें? बी और सी दोनों में। दोस्तों बी का क्या है दोस्तों? 1 है, तो बी का 1 किसमें है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। रंगपुर गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा और मोहनजोदड़ो सिंधु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 4 नंबर सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक क्या है दोस्तों? संहिता है, उधर क्या है? और विषय वर्णन। अगर बात करेंगे कि ऋग्वेद बात करेंगे दोस्तों तो देवताओं की स्तुति हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। सामवेद दोस्तों गायन हो जाएगा दोस्तों। अर्थवेद तंत्र मंत्र, उसके बाद फिर यजुर्वेद ऋचाएं तथा कर्मकांड, उसके हिसाब से आप मिला लीजिएगा। वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ठीक है, सामवेद में गीत का उल्लेख किया गया है। ठीक है, गान का। अर्थवेद में तंत्र मंत्र जादू टोना के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके हिसाब से आप मिला लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 5 नंबर सवाल है कि महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? दोस्तों याद रखिए, किस बौद्ध परिषद की है? तो चतुर्थ बौद्ध परिषद की है। किस बौद्ध परिषद की है? चतुर्थ बौद्ध परिषद की है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ दोस्तों? तो राजगीर में हुआ था, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और तृतीय जो हुआ था 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और चतुर्थ जो हुआ था दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में, ये कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 6 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया? दोस्तों आइए देखते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अरे हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे तो बात करेंगे दोस्तों तो धौली मुख्य। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, धौली मुख्य शिला राजदेश में उपस्थित है। ठीक है, अगला दोस्तों 7 नंबर सवाल कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, ये कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, ये कुमार गुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय शासन काल में कौन आया था दोस्तों? याद रखिएगा, फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय शासन काल में आया था दोस्तों। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर सवाल देखिएगा, चोल साम्राज्य के संदर्भ में। ठीक है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ था, ये भी सही है दोस्तों। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की थी, ये सही है, यानी कि 1, 2 दोनों सही है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला दोस्तों 9 नंबर सवाल कि गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों याद रखिएगा, तो गजनवी राजवंश की जो स्थापना किए थे ये अलप्तगीन ने किए थे। किसने किए थे? अलप्तगीन ने गजनवी राजवंश की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 10 नंबर सवाल देखिएगा। 10 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है? दोस्तों याद रखिए, किसे निरूपित करता है? अगर बात करेंगे कि अर्घट जो है ये किसे निरूपित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भूमि के सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हीलर। ठीक है, ये निरूपित करता है अर्घट किसको? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। अगला दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 है कि अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी
आक्रमण का नेतृत्व किया था दोस्तों। किसने किया था? तो मलिक कफूर ने किया था। किसने किया था? मलिक कफूर। ठीक है, अलाउद्दीन ने किस गुलाम ने? तो मलिक कफूर ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 12 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, आपके सामने 12 नंबर सवाल है कि अकबर के दरबार के सुलेखकार का नया क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा क्या है दोस्तों? तो मोहम्मद हुसैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। अकबर के दरबार के सुलेकार का नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों मोहम्मद हुसैन, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया। कौन है दोस्तों? मोहम्मद हुसैन। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों 13 नंबर सवाल आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। अगर बात करेंगे सूची 1 में क्या है, नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखिएगा, नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि पोलज कहलाता है। ठीक है, 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना, ठीक है, क्या कहलाता है? परती कहलाता है। 2 से 3 वर्ष परती रहना चाचड़ कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? चाचड़। 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली परती भूमि क्या कहलाता है दोस्तों? बंजर कहलाता है। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा दोस्तों, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके हिसाब से आप मिला लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 14 नंबर है कि निजाम उल्क मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर बात करेंगे दोस्तों कि इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो निजाम उल्क मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसने केंद्रीय मुल्क सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की थी, ये सही नहीं है दोस्तों। इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, ये सही है दोस्तों। ठीक है, इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई, ये भी सही है। वह 1722 ईस्वी में वजीर बना था, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही नहीं है। अगला देखेंगे दोस्तों 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल है दोस्तों, क्या है? कर्नाटक युद्ध के समय में निम्नलिखित विचार के जैसे कि प्रथम युद्ध है दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि दोस्तों, ये क्या है? गलत है। अगर बात करें द्वितीय कर्नाटक संधि एक्स ला चैपल संधि, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, दोनों गलत है। अगर बात करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि हुआ था, ये सही है दोस्तों। ठीक है, यानी कि केवल 3 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल 3 सही है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो दिल्ली पर दोस्तों। याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो दिल्ली पर किया था। तो दिल्ली से कितने नेतृत्व किया था दोस्तों विद्रोह का? तो बहादुर शाह जफर ने किया था, याद रखिएगा। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था दोस्तों। झांसी से कितने किया था? झांसी बाई रानी ने किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि भारतीय पूर्ण जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि ब्राह्मण समाज के विपरीत प्रार्थना समाज की एकेश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं थी, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, क्या है? ये गलत है। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की थी, ये सही है दोस्तों। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुलंघनीय है, ये सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है दोस्तों? सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 सही पूछा है दोस्तों। क्या 2 और 3 क्या है? सही है। अगर बात करें दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था? याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत कर दिया था 1829 में। 1828 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से क्या दोस्तों? याद रखिएगा सती प्रथा को अंत कर दिया गया था 1829 में। और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने दोस्तों 18 नंबर सवाल है। देखिए 18 नंबर सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। सबसे पहला कथन है उन्होंने मराठी में केसरी, ठीक है, केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, ये सही है दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया, ये भी सही है। ठीक है, 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में न कर चुकाने का आंदोलन चलाया, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों सही है। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला देखते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 में हुआ था। याद रखिएगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों 2, 2, 1, 3।
213 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 213। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले अगर बात करेंगे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था 1907 में, जिसकी अध्यक्षता किसने, दास बिहारी घोष ने किया था दोस्तों। मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था, तो आगा खान ने किया था, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 20 नंबर सवाल। देखिए 20 नंबर है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन है कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये सही है दोस्तों। गांधी जी 1893 में कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो 9 जनवरी, ठीक है याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए 9 जनवरी को भारत में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और कथन देखते हैं क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। देखिए और कथन है दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कि गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, ये भी सही है दोस्तों। अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया था। नहीं दोस्तों, खेड़ा से शुरू नहीं किए थे, आपको पता ही है, ये गलत हो जाएगा। खेड़ा शुरू सत्याग्रह कहाँ से किए थे, चंपारण से शुरू किए थे। ठीक है, तो 1 और 2 क्या है दोस्तों, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 सही है, बाकी 3 ऑप्शन नंबर गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 21 नंबर सवाल है। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करता है। तो बात करेंगे दोस्तों, सिक्किम तो 2 देशों के साथ करता ही है, पश्चिम बंगाल भी करता है दोस्तों, असम भी करता है, यानी कि वो 1 2 4। मणिपुर नहीं करता है दोस्तों, याद रखिएगा, मणिपुर क्या करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो 1 2 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 1 2 4 जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम जो है, ये कम से कम 2 देशों के साथ सीमा स्पर्श करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 22 नंबर सवाल देखिएगा। तो 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो पाई जाती है ये, अगर बात करेंगे कुडप्पा समूह की चट्टानें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का सी हो जाएगा। गोदावरी नदी की को बिरध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा, गोदावरी नदी की लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, अगला 23 नंबर कि निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम सेल समूह है दोस्तों, याद रखिएगा, यह आर्कियन तंत्र में। ठीक है, तो किस तंत्र में, किस में, तो आर्कियन तंत्र में भारत का प्राचीनतम सेल समूह है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 नंबर है कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो दून कहते हैं। याद रखिएगा कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं, दून कहते हैं दोस्तों। अगला 25 नंबर कि 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये है दोस्तों अमीनी द्वीप व कनामोरे द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अमीनी द्वीप व कनामोरे द्वीप जो है ये 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों 26 नंबर सवाल देखिएगा। 26 नंबर है कि उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे तो सही क्रम हो जाएगा दोस्तों काराकोरम, ठीक है, उसके बाद लद्दाख, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा काराकोरम, लद्दाख, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों जास्कर, और उसके बाद पटकाई बुक, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, ठीक है, 27 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। 27 नंबर सवाल देखिएगा। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। इधर क्या है, झील है दोस्तों, तो झील के प्रकार है। ठीक है, देखिएगा भीमताल हो जाएगा दोस्तों, विवर्तनिक, ठीक है दोस्तों। अष्टमुडी, याद रखिएगा दोस्तों, अष्टमुडी क्या हो जाएगा, लैगून। गोहना दोस्तों याद रखिएगा भूस्खलन, और लोनार क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रेटर। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए का 3 दोस्तों, ठीक है, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 27 का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला दोस्तों 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 नंबर है कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है दोस्तों। तो पश्चिमी घाट में होती है, याद रखिएगा पश्चिमी घाट में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए और ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट में दोस्तों 200 सेंटीमीटर या 2 से अधिक वर्षा नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा
कोरोमंडल तट में नहीं होती है, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में होती है दोस्तों, मेघालय की पहाड़ियों में होती है, यानी कि 1, 3, 4, ठीक है, याद रखिएगा 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी कि कोरोमंडल तट में नहीं होती है, इसलिए 2 ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, 1, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 29 नंबर कि मोनेक्स किससे संबंध है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ये मानसून प्रयोग से संबंधित है, ठीक है। मोनेक्स जो है ये मानसून प्रयोग से संबंधित है मोनेक्स। चलिए अगला देखेंगे, 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल है कि भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है दोस्तों, याद रखिएगा, यह दोस्तों लाल मृदा, याद रखिएगा भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है लाल मृदा। सबसे ज्यादा कौन सा दोस्तों, तो जलोढ़ मृदा दोस्तों, ठीक है। चलिए काली मृदा को क्या कहा है दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 31 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर मिलाते हैं तो यहाँ समझिएगा, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर दोस्तों, तो सतलज नदी पर है, ठीक है। टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर है, यानी ए का 4 और डी का 1 हो जाएगा। तो अगर बात करेंगे अष्टमुड़ी दोस्तों चंद्रा पर, ठीक है, और गोहना दोस्तों महानदी पर, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ए का क्या हो जाएगा दोस्तों 4, ए का 4, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का 3, सी का दोस्तों 2 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों। अगला आपके सामने 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर है कि निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है, ये है दोस्तों जावर, ठीक है। जावर क्या है, एक लौह अयस्क खनन नहीं क्षेत्र नहीं है, बल्कि जैसे कि बादाम पहाड़ है दोस्तों, बैलाडीला भी है दोस्तों, अनंतपुर भी है, यानी कि जावर क्या दोस्तों ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 32 का बी हो जाएगा। अगला 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, तो रेणुकूट, ठीक है। रेणुकूट जो है ये लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, जैसे कि भद्रावती जाना जाता है, सेलम भी जाना जाता है और विशाखापट्टनम भी जाना जाता है, ठीक है। रेणुकूट जो है ये लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल है दोस्तों, मिलान करना है, ठीक है, सुमेलित करिए। राष्ट्रीय जलमार्ग है, इधर विस्तार है दोस्तों। अगर बात करेंगे कि पूछ रहा है क्या दोस्तों, सवाल क्या पूछ रहा है देखिएगा कि राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अगर बात करेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, अगर बात करें दोस्तों कि कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि एक दोस्तों NW2 क्या दोस्तों, कोटापुरम कोल्लम, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। NW3 शादी से धोबरी तक, ये भी सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। NW1 इलाहाबाद, ये सुमेलित है दोस्तों, ठीक है। NW4 काकीनाडा और पुदुचेरी की नहरें, ये भी सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन 3 और 4 सुमेलित है दोस्तों। ऑप्शन 1 और 2 सुमेलित नहीं है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला आपके सामने है दोस्तों 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये है दोस्तों। अगर बात करेंगे दोस्तों समझिएगा यहाँ पे, तो पुदुचेरी का दोस्तों, ठीक है। तो पुदुचेरी का जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे सर्वाधिक है दोस्तों। पुदुचेरी में कितना जिला है दोस्तों, याद रखिएगा, पुदुचेरी में 4 जिला है। कौन कौन सा, पुदुचेरी, यमन, कराईकल और माहे, ठीक है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या दोस्तों, कवारती, ठीक है। अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितना है दोस्तों, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 36 नंबर सवाल देखिएगा। 36 नंबर सवाल आपके सामने है, 36 के निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं दोस्तों। अगर बात करेंगे कि कौन सी संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो सबसे पहला है या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार, ये सही है दोस्तों। कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, ये भी सही है। संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, ये भी सही है। राज्य सरकार की केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3, 4 क्या दोस्तों, सही है, ठीक है। महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और 4 ऑप्शन जो महत्वपूर्ण विशेषताएं नहीं है, ठीक है। अगर बात करेंगे 1, 2, 3, यहाँ पे समझिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। अगला दोस्तों 37 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर समिति है दोस्तों, इधर अध्यक्ष है। यहाँ पे देखिएगा, संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सही है दोस्तों, सुमेलित है, ठीक है, ये सुमेलित है दोस्तों। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गलत है। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही है।
कार्य संचालन समिति KM जोशी, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ACD, ठीक है, ACD, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है जो है ये गलत है, सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ठीक है, यानी 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित राज्यों को उनके निम्न क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इधर हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम, असम है दोस्तों। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे समझिएगा, अगर बात करेंगे दोस्तों कि 4 यानी कि असम हो जाएगा दोस्तों, क्रमानुसार अगर व्यवस्थित करना है असम 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों, असम, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 4 1 2 3, 4 1 2 3, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है दोस्तों। तो शिक्षा पाने का अधिकार ये मूल अधिकार है दोस्तों, काम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। जैसे कि संगम बनाने का अधिकार है दोस्तों, कोई वृत्ति करने का अधिकार ये भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 2 जो है ये सही उत्तर चुनिए, यानी कि काम पाने का जो अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, केवल 2। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने 40 नंबर सवाल है दोस्तों। 40 नंबर सवाल को आता है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर बात करेंगे तो सबसे पहला कथन है, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। ये गलत है दोस्तों, 6 महीने तक अवधि तक सदस्य बना नहीं रह सकता है, यानी कि गलत है। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेष अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है, ये सही है दोस्तों। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है और क्या 1 गलत है दोस्तों, यानी कि सही उत्तर चुनिए। अगर बात करेंगे तो 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, 2 और 3 सही है। अगला दोस्तों 41 नंबर सवाल है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 160 में दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 160 में, ठीक है। याद रखिएगा कि संविधान जो है असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, अनुच्छेद 160 में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 42 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 42 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 43 नंबर सवाल कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 44 नंबर सवाल आपके सामने है कि पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी दोस्तों, याद रखिएगा, यह दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक है। पुंछी आयोग जो रिपोर्ट है ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, भूमि जो है दोस्तों संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, प्रतिरक्षा सम्मिलित है, बैंकिंग भी सम्मिलित है, वायु सेवा भी सम्मिलित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि सम्मिलित नहीं है। बात करेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, 3 जो सूची है दोस्तों ये 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों 46 नंबर कि वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई थी, तो सरकारी या आयोग की अनुशंसा पर किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना है ये सरकारी या आयोग की अनुशंसा पर किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों 47 नंबर सवाल देखिएगा। 47 नंबर सवाल है कि जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था दोस्तों, तो 26 जनवरी 1957 को, याद रखिएगा 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का जो संविधान है ये प्रवृत्त हुआ था। अगला है 48 नंबर कि स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है दोस्तों, याद रखिएगा, तो स्थानीय निकाय के चुनाव को संपन्न करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन जो आयोग है ये स्थानीय निकाय के चुनाव को संपन्न करवाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। चलिए अगला देखते हैं। 49 नंबर सवाल देखिएगा। तो 49 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है दोस्तों, याद रखिए कौन सा सही है। तो बात करेंगे दोस्तों कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य
5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए एवं हटाए जाते हैं, ये सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि दोनों गलत है दोस्तों। अगर बात करेंगे, ये तो गलत ही है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं, ये दोस्तों गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों गलत है, ना ही 1 होगा और ना ही 2 होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 49 का। चलिए अगला देखते हैं, 50 नंबर सवाल देखिएगा। तो 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलेखन पर के परे कर दिया। अगर बात करेंगे दोस्तों तो याद रखिएगा ये गलत है दोस्तों। ठीक है, क्या दोस्तों, ये गलत है। अगर बात करेंगे कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है, ये सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ केवल 2 सही होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा केवल क्या है, 2 सही है, 1 गलत है दोस्तों। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 51 नंबर सवाल देखिएगा। 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है दोस्तों। याद रखिएगा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, वो क्या है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 51 का। अगला देखते हैं 52 नंबर सवाल देखिएगा। तो 52 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रश्न बेरोजगारी का अर्थ है दोस्तों। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ये प्रश्न बेरोजगारी का अर्थ है। अगला 53 नंबर कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल ह्रास है दोस्तों, यह है प्रति व्यक्ति आय। क्या है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास इक्वल टू प्रति व्यक्ति आय, यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों 54 नंबर सवाल देखिएगा। तो 54 नंबर सवाल आपके सामने है कि भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54 का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 55 नंबर सवाल देखिएगा। 55 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक, ठीक है, क्या करती है, तो ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक क्या करता है, तो ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है। अगला दोस्तों 56 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि पौधों में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है, ये सही है दोस्तों, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56 का। चलिए अगला देखते हैं 57 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। ठीक है, 57 नंबर सवाल आपको सामने कि निम्न युगों पर विचार करें। सबसे पहला है मेलाकाइट, ये कॉपर हो जाएगा दोस्तों, क्या है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, यानी कि एक सही है। कैलामाइन निकेल, ये गलत है दोस्तों। सिडेराइट जिंक, ये भी गलत है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 58 नंबर सवाल है कि एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है, इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है, तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम से समझाया जा सकता है। किस नसीब से दोस्तों, न्यूटन के तृतीय गति के नियम से समझाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 59 नंबर सवाल दोस्तों। 59 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने। 59 नंबर सवाल है कि पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये किसके द्वारा होती है, तो ये परासरण के द्वारा होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि पौधों में जो पानी की आपूर्ति होती है ये किसके द्वारा होती है, तो परासरण के द्वारा होती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों 60 नंबर सवाल देखिएगा। 60 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कि O2 गैस के KClO3 द्वारा तैराई में प्रयुक्त उत्प्रेरक Na, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त प्रेरक Fe, ये भी गलत है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों गलत है। हैवे विधि से NH3 उत्पादन में प्रयुक्त उपकरण प्लेटिनियम, ये भी गलत है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर उपयुक्त में कोई नहीं होगा। ठीक है, कौन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 61 नंबर सवाल आपके सामने है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 kg
वाहन को 50 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है, रोकने हेतु बल लगाया गया बल का मान होगा दोस्तों, क्या होगा, ये 400 न्यूटन होगा दोस्तों। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा कितना होगा दोस्तों, 400 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर 61 का ए हो जाएगा। अगला दोस्तों 62 नंबर सवाल देखिएगा। 62 नंबर सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि थैलोफाइटा समुदाय के पौधों में जड़ तना एवं पत्ती का अभाव होता है। नहीं दोस्तों, ये गलत है, जड़ तना पत्ती का अभाव नहीं होता है। ठीक है, गलत है। मांस तथा लीवरवर्ट ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है। गलत दोस्तों, जड़ पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है। ये सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है और एक गलत है दोस्तों। ठीक है, 2 और 3 क्या है दोस्तों, सही है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 63 नंबर सवाल है कि जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसित हो जाती है। इस प्रभाव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, टिंडल प्रभाव। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 64 नंबर सवाल देखिएगा। तो 64 नंबर सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है, निम्न कथनों पर विचार की सबसे पहला कथन है कि किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। ये सही है दोस्तों। द्रव में पुनः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए। यह भी सही है। ठीक है, द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। यह भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, किसका, तो 64 का। आइए देखते हैं दोस्तों 65 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 65 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला कथन है कि निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये दोस्तों अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे समझिएगा कि 65 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। ये क्रूज मिसाइल जो है ये पहला नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 65 का ए। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है जिसके वजह से यह रडार के पकड़ में आसानी से नहीं आती है। सही है दोस्तों, ये नहीं आती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, यह मिसाइल 800 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये सही है दोस्तों। ठीक है, यह मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचने पर इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर हमला कर सकती है। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए किसका, तो 65 का दोस्तों। ठीक है, 66 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों आपके सामने 66 है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावविद ने विकसित किया था। किसने किया था, तो नामन मायर्स ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नामन मायर्स ने जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को पर्यावविद ने विकसित किया, नामन मायर्स। अगला दोस्तों 67 नंबर कि धातु को संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त सही नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन। ठीक है, धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन जो है ये सही नहीं है। अगला दोस्तों 68 नंबर सवाल देखिएगा कि ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है, तारत्व, प्रबलता या गुणता। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ध्वनि के किस गुण के कारण, तो इसमें ऑप्शन ना ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है दोस्तों, यानी किसी गुण के कारण नहीं है, यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है, यानी कि ऑप्शन इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला 69 नंबर की अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो थॉमस एडिसन को कहा जाता है। याद रखिएगा, अंतःस्रावी विज्ञान का जो जनक है ये थॉमस एडिसन को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों 70 नंबर सवाल देखिए। 70 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 71 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है दोस्तों, 71 नंबर सवाल आपके सामने है,
यहाँ पे समझिएगा। 71 नंबर सवाल है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है दोस्तों, तो पास्कल का नियम। ठीक है, याद रखिएगा कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। अगला है 72 नंबर कि निम्नलिखित विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद करने में सहायक होता है दोस्तों? कौन सा विटामिन? तो विटामिन B6, याद रखिएगा। विटामिन B6 का रसायन नाम क्या होता है दोस्तों? पैराडॉक्सिन होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए का रसायन नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? तो गाजर। विटामिन डी का रसायन नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रिकेट्स होता है। ठीक है। विटामिन सी का रसायन नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 73 नंबर सवाल देखिएगा। 73 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा। 73 नंबर कि निम्न में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है दोस्तों? किस जगत के जीवों में? याद रखिएगा दोस्तों, मोलस्का के जगत के जीवों में, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73 का। 74 नंबर सवाल देखिएगा। 74 नंबर सवाल आपके सामने है कि रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा, समूह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, ये गलत है दोस्तों, यानी कि यही सही नहीं है। यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है। धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, बाकी सभी सही है दोस्तों, जैसे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित रहती है, ये भी सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते हैं, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसका? 74 का। अगला दोस्तों आपके सामने 75 नंबर सवाल देखिए। 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर वस्तु मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है तो वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसे जब आप सॉल्व करिए दोस्तों तो 1 kg होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75 का। चलिए अगला देखते हैं। 76 नंबर सवाल देखिए। 76 नंबर सवाल है कि एक आयताकार वर्ग के टुकड़े का आधा हिस्सा सफेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ठीक है, काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है। ठीक है, याद रखिएगा कि काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ जो है एक अधिक आसानी से क्या होती है? पिघलती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 77 नंबर सवाल देखिएगा। 77 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए दोस्तों। अगर बात करेंगे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है, तो सबसे पहला है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, अग्निशामकों में पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, ये सही है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्विलर संयंत्र में होता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है? सही है। एक दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 77 का। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 78 नंबर सवाल देखिएगा। 78 है कि निम्न जीवों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है एगेरिकस एस्पजीलस यूलोथ्रिकस अल्वा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि उपरोक्त में कौन सा शैवाल है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करेंगे कि इनमें से कौन सा शैवाल है तो यहाँ पे समझिएगा यूलोथ्रिकस जो दोस्तों ये शैवाल है, यानी कि 3 जो है ये शैवाल है, और 4 यानी कि अल्वा जो दोस्तों ये शैवाल है। ठीक है, यानी कि 3 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? ये शैवाल है, यूलोथ्रिकस और अल्वा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको सामने है दोस्तों। 79 नंबर सवाल आपको सामने क्या कह रहा है? 79 नंबर है कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। ठीक है, इसे कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति ने एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है। तीनों पुत्रों, एक रुधिर वर्ग ए, दूसरे का बी और तीसरे का ओ है, तो गोद लिए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या है दोस्तों? तो यही ओ होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ओ होगा। ठीक है, चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों 80 नंबर सवाल। 80 नंबर है कि एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित जंग लगना होता है। क्यों? याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन एक रच्छी ऑक्साइड परत बना देती है दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीजन एक रच्छी ऑक्साइड परत बना देती है। ठीक है, अगला देखिए तो 81 नंबर सवाल देखिएगा। 81 नंबर सवाल है
कि एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है, किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा दोस्तों? याद रखिएगा, तो 60 वाट के बल्ब का जो प्रतिरोध है ये न्यूनतम होगा। ठीक है, 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? न्यूनतम। 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 82 नंबर सवाल। 82 नंबर सवाल है कि उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं तथा क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो दृढ़ोत्तक उत्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दृढ़ोत्तक उत्तक कहलाते हैं। उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? दृढ़ोत्तक उत्तक। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 83 नंबर सवाल। समझिएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो ये 7 होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 83 का 7 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 84 नंबर सवाल। समझिएगा यहाँ पे 84 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि 10 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर 1 केजी द्रव्यमान का एक पिंड बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी अधिक से अधिक 40 केजी संभाल सकता है। पिंड का महत्तम चाल कितना होगा जिससे रस्सी ना टूटे? ठीक है, इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 85 नंबर सवाल। समझिएगा कि स्पेस शिप 1 क्या है? याद रखिएगा, ये प्रथम निजी अंतरिक्ष यान है दोस्तों। याद रखिएगा कि स्पेस शिप 1 है प्रथम निजी अंतरिक्ष यान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 85 का। चलिए अगला देखते हैं 86 नंबर सवाल। देखिए, निम्न में से किसका मिलान गलत है दोस्तों? सबसे पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस इधर विजेता है, प्रतियोगिता 2022। ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल, ये सही है। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, ये भी सही है। विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच, ये भी सही है दोस्तों। यूएस ओपन नोवाक जोकोविच, ये गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 87 नंबर सवाल। देखिएगा कि 20वां एशियाई खेल 2026 में कहां आयोजित किया जाएगा दोस्तों? ठीक है, आइए इसका देखते हैं। 20वां एशियाई खेल इसका आयोजित किया जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, ये किया जाएगा नागोया में। ठीक है, यानी कहाँ आयोजित किया जाएगा? नागोया। अगला दोस्तों 88 नंबर कि किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले पुष्टि हुई है? तो केरल में दोस्तों। याद रखिएगा किस राज्य में? तो केरल में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले पुष्टि हुई है। अगला है 89 नंबर कि किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स रैम विकसित किया दोस्तों? तो ये सैमसंग ने किया। याद रखिएगा कि किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स विकसित जो किया है रैम, ये सैमसंग ने किया है। ठीक है, अगला दोस्तों 90 नंबर सवाल। देखिएगा 90 नंबर सवाल आपके सामने है कि बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि बास्टिल दिवस जो मनाया जाता है ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। अगला 91 नंबर कि किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो किसने लिया है? ये आंध्र प्रदेश ने लिया है। याद रखिएगा कि किस राज्य सरकार ने? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 92 नंबर सवाल। देखिएगा तो 92 नंबर सवाल है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? ये बन गया दोस्तों उत्तराखंड। याद रखिएगा कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। अगला है 93 नंबर कि 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीते हैं। ठीक है, अगला है 94 नंबर सवाल। देखिएगा 94 नंबर है कि T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार बने दोस्तों। याद रखिएगा कि T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। अगला है 95 नंबर कि एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? ये बन गया है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कि एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला 96 नंबर देखिएगा 96 नंबर है कि निम्न में से किसका मिलान गलत है? फॉर्मूला 1 2022 इधर विजेता है दोस्तों। बेल्जियम ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्स्टेपन, ये सही है। पेच ग्रैंड पिक्स चार्ल्स लेक्लर, ये ऑप्शन नंबर गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। ठीक है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स चार्ल्स लेक्लर, ये सही है। डच ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्स्टेपन, ये सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या है? गलत है। अगला दोस्तों 97 नंबर कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? अरुण कुमार झा को। याद रखिएगा कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अरुण कुमार झा को सम्मानित किया गया है। अगला है दोस्तों 98 नंबर सवाल। देखिएगा 98 नंबर है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है दोस्तों? याद रखिएगा जीव विज्ञान
अनीश घोष, साकेत सौरभ, यही ऑप्शन नंबर ए दोस्तों गलत है। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित, किसका कथन गलत है? तो भौतिकी विज्ञान डॉक्टर कनक साहा सही है, रसायन विज्ञान डॉक्टर कनिष्क विश्वास, डॉक्टर टी गोविंद राजू, इंजीनियरिंग विज्ञान डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है दोस्तों। अगला 99 नंबर कि एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? ये 36वां, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या है? 36वां। अगला दोस्तों 100 नंबर सवाल, जो आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा इंडोनेशिया में। ठीक है, याद रखिएगा कि 17वां G20 सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया, यानी कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमने ज्ञान बूंदी के 100 सवालों को डिस्कस कर चुका दोस्तों, जो सेट नंबर प्रैक्टिस नंबर 2 था दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।